हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको मालूम है कि अब तक की वीडियो में मैं कक्षा 6 क्लास 6 हमारे अतीत भाग 1 को कवर किया है। आज हम क्लास 7 मतलब कक्षा 7 के हमारे अतीत भाग 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके पहले अध्याय के साथ ही हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। देखते हैं कि इसमें क्या है। और मैं बार बार जो चीज़ों को आपसे रिपीट करता रहता हूँ वो ये कि मैंने आपसे कहा है कि जब कभी भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप अपने साथ तत्कालीन स्थितियों की मानचित्र जरूर रखिए और जिससे कि जिसकी भी चर्चा होती है आपको लोकेशन मालूम हो जाए, कहाँ पे क्या है कैसे है। ऐसा करने से जो है आपके सामने एक पिक्चर आएगी कि एक्चुअली मैंने इस पर क्या देखा, क्या लिखा है, एग्जैक्ट लोकेशन समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा और इसको आप आसानी से याद कर लेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। कहा गया है कि 1000 वर्षों के दौरान हुए हुए परिवर्तनों की पड़ताल। लेट अस सी कि 1000 यानी 1000 ईयर्स में किस किस तरह के चेंजेस आए हैं। दैट इज टू बी सीन हियर। हमें उसको ही देखना यहाँ पर है, तो उसका पड़ताल करने की बात करिए। क्या चेंजेस आए, पड़ताल तक क्या, हर एक टॉपिक को हम स्टडी करेंगे, हर एक कॉर्नर से स्टडी करेंगे, तब हमारे सामने कुछ रिजल्ट्स आएंगे, तब समझ में आएगा कि एक्चुअली इसके रिजल्ट्स कहाँ पे कैसे आए हैं। देखिए आपके सामने एक मानचित्र है ना। मानचित्र पे कहा था, मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। अल इदरीसी का असली नाम था, पूरा नाम था अबू अब्दुल्ला अल इदरीसी, ठीक है। और यह मोरक्को में पैदा हुए थे। बाद में ये सिसिली के किंग रोजर सेकंड के यहाँ उनके एडवाइजर बन गए, उनके सलाहकार बन गए थे, ठीक है। और ये भी माना जाता है कि इनका परिवार जो है इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद साहब से जुड़ा हुआ था। मतलब इनका जो ब्लड रिलेशन था वो मोहम्मद साहब के साथ था। माना कि ये सब चीज़ें इसमें नहीं लिखी है, लेकिन मैंने फिर भी आपको इनके बारे में बता दिया कि ये अल इदरीसी कौन थे। अब आइए आगे चर्चा करते हैं इनके बारे में। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। इन्होंने जो नक्शा बनाया ये पूरे वर्ल्ड का नहीं है। क्या कहता है कि बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और इसमें ज्यादातर कवर किसको किया गया है, भारतीय उपमहाद्वीप मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, ठीक है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम फारसी में लिखे हुए हैं, ठीक है। वो पर्शियन था तो लिखता किसमें। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यही है कि अल इदरीसी ने जो भी नक्शा बनाया है उसने साउथ को जो है नॉर्थ में दिखाया है और नॉर्थ को उसने साउथ में दिखाया है। और नक्शे का एक हिस्सा इसमें कहता भारतीय उपमहाद्वीप को कहां से, भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। इस बात को मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हाँ।
अब ये देखिए, ये जो नक्शा है ये फ्रांसीसी ने बनाया हुआ है। अल इदरीसी में क्या है, पर्शियन में लिखा हुआ है। ये एक फ्रांसीसी ने बनाया जिसका कि पीरियड उसमें शो कर दिया गया है। और उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, कि इस फ्रांसीसी मैप में किसका उल्लेख किया गया पर्टिकुलरली, जैसे क्या है, उत्तर भारत का कन्नौज। उत्तर भारत का कन्नौज सभी जानते हैं कि कौन सा राजस्थान था यहाँ पर, ठीक है। इस काला अवध में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज्यादातर परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक और ब्यौरे देख करके आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। अब वो कह रहे हैं कि अल इदरीसी ने जो नक्शा बनाया था और इसमें काफी अंतर आ गया। इसने कम से कम डायरेक्शन सही दिया, नॉर्थ को नॉर्थ में दिखाया, उत्तर को उत्तर में, मतलब साउथ को साउथ में, दक्षिण को दक्षिण में। तो कहते हैं कि जो व्यापारी वगैरह थे जो यात्रा कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह के, उन्होंने इस नक्शे का इस्तेमाल किया क्योंकि उनको एग्जैक्ट लोकेशन मालूम था। और वो सूर्य और क्या कहते हैं सभी चीजों को, ग्रहों को देख करके, हवा के रुख को देख करके समझ जाते थे कि हमको कहाँ कैसे जाना है। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नजर डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखो, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है आपके खगल में, उसका कारण क्या है? अब इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर रहा है, तो खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है। अब आगे इतने ही महत्वपूर्ण एक और बात है, यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी काफी बदल गया था। इतिहासकार अब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए उन सूचनाओं को, संदर्भों का और उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब कहते क्या है कि जब वो इनका स्टडी करते हैं, दस्तावेज का, डॉक्यूमेंट्स का, मैप का और जो कुछ भी रिटन डॉक्यूमेंट्स है, तो अब इनके लिए उसी को बेस बना करके जब ये उनके हिस्टोरिकल चीज़ों को देखते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं, तो इनका जो है अध्ययन उनके लिए और इनके फैक्ट्स, उनके तथ्यों को सामने रखना उनकी मजबूरी हो जाती थी और उसी के बेस पर ही वो इतिहास लिखते थे। नई और पुरानी शब्दावली, इसका क्या मतलब है? अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ में बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? कहते हैं अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, मतलब जो सूचनाएं हमें मिलती हैं इनके साथ बुक्स से या जो कुछ भी लेखों से मिलता है, कहते हैं कि अगर उससे बदलती है तो कहता है कि क्या भाषा और अर्थों के साथ भी कोई बदलाव आता है? हाँ, तो उसी की चर्चा कर रहा है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। मतलब क्या कहते हैं, भाषाओं में अंतर मिल रहा है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, बल्कि समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। कह रहे हैं कि अब देखिए, वो कह रहे हैं कि शब्द का अर्थ भी समय के साथ बदल जा रहा है। अगर किसी शब्द की व्याख्या किसी समय में की गई है कि इस शब्द का तात्पर्य यह है, तो वही शब्द आने वाले दिनों में उसका अर्थ बदल जाता है। वो कैसे बदलता है, लेट अस सी हियर। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द को लीजिए, आज हमें इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार, अब देखिए इनको याद करिएगा, फारसी के इतिहासकार कौन, मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उनका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। अब यह है कि आपसे पूछा जा सकता है कि मिन्हाज उस ए सिराज ने
जिस हिंदुस्तान का वर्णन किया है वो हिंदुस्तान उनके निगाहों में क्या था, तो वो उनकी निगाहों में पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना का दो दोआब था, मतलब कि बीच के इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनैतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। उसने क्या किया, कहा माना कि हिंदुस्तान वही है जहां पर दिल्ली के सुल्तान हैं, उनका आधिपत्य है, जहां पर उनका नियंत्रण है, उसे मान लिया कि वो पूरा हिंदुस्तान है। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में इलाकों किया, ठीक है। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के, अब देखिए इसकी मिनहाज उस सिराज किस तरह से व्याख्या कर रहे हैं, अब वो एक बात और भी कर रहे हैं कि तत्कालीन जो हिंदुस्तान था, जिस हिंदुस्तान की वो चर्चा कर रहे हैं, उसमें साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया। माना कि इंडिया का ही पार्ट था वो उस समय भी, मतलब लेकिन वहां पर अलग अलग तंत्र थे, लेकिन लोग मानते थे कि सल्तनत जहां तक फैला उसी को लेकर को हिंदुस्तान की बातें कर रहे हैं। लेकिन बाबर ने क्या कहा, कहते हैं कि हिंदुस्तान, हाँ, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों के संस्कृत का वर्णन करने के लिए किया। मतलब केवल भूगोल नहीं ले रहा है कि भौगोलिक एरिया के, यहाँ का पशु पक्षी, यहाँ के निवासियों का कल्चर, संस्कृत, वो सबकी व्याख्या जब करता है तब वो कहता क्या है कि यह हिंदुस्तान है। वह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। अब देखिए, अब्दुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो इनका पूरा नाम था। इनका जन्म पटियाली में हुआ था। पटियाली कहाँ पर है? पटियाली जो है कासगंज उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब इनकी मौत दिल्ली में हुई है। तो अब वो कहता है कि वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जहां भारत, मतलब वही करा है कि अमीर खुसरो ने जिस हिंद की बात किया वह इनसे बिल्कुल अलग है। बाबर कुछ और कह रहे हैं और ये इतिहासकार मिनाज सिराज कुछ इसको और कह रहे हैं। अब ये देखिए, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्य युग में, अब यहां पर कहते क्या है, अब देखिए किसी भी, अब देखिए उस समय, आज जब विदेशी की बात होती है तो वो विदेशी कहलाता कौन है? जो कि भारत का नागरिक नहीं हो, वो क्या हो जाता है? विदेशी होता है। लेकिन उस जमाने में विदेशी किसको कहा जाता था, वह उनका उल्लेख करने जा रहे हैं। अब देखिए, अमीर खुसरो का हमने चर्चा किया है, तो अमीर खुसरो के बारे में एक चीज और बता दूं। अमीर खुसरो एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, और उन्होंने जब अपनी दोहा और क्या कहते हैं कि तमाम रचनाएं जब करना शुरू किए, वो साहित्यकार भी थे, गीतकार भी थे, सब कुछ थे, और ये सूफी संत थे। तो उस समय इनको बड़ी परेशानियां महसूस होती थी कि यहाँ के लोग कैसे सब चीज़ों को समझाएं, क्योंकि मूलतः फारस के थे। तो इन्होंने क्या किया, फारसी, अरबी और हिंदी तीनों को मिला करके एक नई भाषा का आविष्कार किया। उसका नाम था उर्दू। उर्दू कहा गया इनको, क्यों कहा गया? और उर्दू का नाम जो है उस समय जबाने हिंदवी कहलाता था। जुबान में हिंदवी मतलब जो हिंद की भाषा है। तीसरी बात क्या, अमीर खुसरो को भारत का यहाँ पे तोता भी कहा जाता था। इसको भी आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते अक्सर है। अब देखिए,
अब वो कह रहे हैं कि मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं, आप केवल हिंदी जानते हैं, आपके बीच में कोई मराठी आ गया, मराठी बोल रहा है, उसका वेशभूषा अलग है। कोई दक्षिण भारतीय आ गया, उसका वेशभूषा अलग है। तो अगर ऐसी परिस्थितियां उस काल में होती तो उस गांव के लोगों को उसकी चूंकि रहन सहन संस्कृति बिल्कुल अलग होती थी, तो उनके लिए वो क्या होता था, विदेशी होता था। तो विदेशी की परिभाषा देखिए मध्यकाल में और आधुनिक काल में कितनी बदल रही है। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, परदेशी। फारसी में इनको क्या कहा जाता था, अजनबी। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाला, कहता है किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। अब नगर में वो रह रहे हैं, कोई वन का आदमी आ गया, उसका पहनावा ओढ़ावा संस्कृति सब अलग है, तो वो उनको क्या कहता था कि विदेशी था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जात परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। लेकिन वो कह रहा है कि अगर वो एक ही गांव में रहते थे, है ना, उनका स्थायी निवास था, तो उनके लिए वह विदेशी नहीं होते थे। भले उनकी सभ्यता संस्कृति अलग रहती थी, लेकिन अगर वो एक गांव के निवासी थे, एक वहीं के बासिंदे थे, तो सब कुछ देखिए सब चीज़ें अलग हैं। लेकिन अगर वो बाहर से आ रहा था, कहीं अजनबी हो जा रहा है, कहीं विदेशी हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, लेकिन वहाँ पे रहने पर उस गांव वालों के लिए वो विदेशी नहीं होता था। यही कह रहे हैं कि इतिहासकारों ने एक ही शब्द की अलग अलग तरह से व्याख्या किया है। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से लेकर के 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। अब वही कहता है कि 1000 सालों का जो है हमको पड़ताल करना है। इतिहासकार और उनके स्रोत। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो पिछले युग में वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य का मतलब भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर ही निर्भर रहते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। मतलब क्या है, अब उनके पास जो है प्रमाण के लिए लिखित सामग्री की संख्या और विविधता अब बढ़ गई। पहले इनकी निर्भरता इन सब चीजों पर थी। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं को एक दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम आगे लाइन पढ़ेंगे। कागज का मूल्य। इन दो प्रसंगों की तुलना करिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की सख्त जरूरत पड़ी। उसके पास एक कागज का, इसका मूल्य पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं था। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। मतलब कागज अस्तित्व में आ चुका था, लोगों को जानकारी थी। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। अब इनके पास जो चीजें होती थी श्रुतियों के रूप में थी, या था कि हमें मालूम था ऐसा हुआ वैसा हुआ, अब वो इनको लिखित रूप में ब्लैक एंड व्हाइट पे लाना का प्रयास करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर
साथ ही इनका उपयोग कठिन है। अब वो कह रहे हैं कि अब जब कागज का आविष्कार इनके पास हो गया है ना, तो काफी चीजों को ये कागज पे लिखना शुरू कर दिए। अब पहले वाली बातें नहीं कि छाल पे लिख कर रहे, तो अब इस पांडुलिपियों को अभिलेखागार में रखा जाने लगा, रिकॉर्ड के बनाए जाने लगा, किस समय ये हुआ, ये है, जितने भी डिटेल्स थे समाज के वो सब इनके पास एक रिकॉर्ड रूम में इकट्ठा किया जाने लगा। उस दिन छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। कह रहे हैं कि उस समय जो है छापे खाने नहीं थे, इस वजह से वो करते क्या थे कि वो कोई भी नकल होता, जैसे आज के ज़माने तो हम फोटो स्टेट जेरॉक्स कापी निकालते हैं ना, उस ज़माने में होता क्या था कि उन्हीं चीज़ों को देख देख करके वो लिखते थे। कोई भी रिकॉर्ड अगर किसी को देना है तो जो मूल प्रतिलिपि होती थी उसकी प्रतिलिपि वो देख देख करके लिखा करते थे। और उसके लिए जो कर्मचारी काम करता था उसका नाम था नकल नवीस। नकल नवीस का कार्य क्या था? लिपिक या नकल नवीस पांडुलिपि था। अगर आपने कभी भी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी हो तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कभी कभी आप स्टूडेंट हैं, कभी ऐसा हो कि स्कूल में गए, मालूम है या स्कूल नहीं जा पाए, किसी रीजन से कॉलेज नहीं जा पाए, सर ने कोई नोट लिखवाया तो आपने कहा यार जैसा मुझे अपना नोट दिया मैं इसको कॉपी करूंगा, लेकिन अब उसको देख करके लिखने में कितनी परेशानियां आती है उसको आप स्वयं समझ सकते हैं। कई बार चीज़ों को आपको समझ में भी नहीं आता, ये कहते यार इसमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है। सेकेंडली कई चीज़ उतारने में चीज़ें छूट भी जाती हैं, तो उसका वो डिस्क्रिप्शन करने जा रहे हैं कि वो अभिलेख मूल रूप से उनको मिलता नहीं था। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज से ही लिखना पड़ता होगा कि क्या लिखा है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए कुछ छोटे मोटे लेकिन अब लेकिन के पहले देखिए, अब यहां पर देखिए क्या कहता है, यह एक लघु चित्र की प्रकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की, अब देखिए पांडुलिपि उसके पास ये है सामने रखा है और ये लिपिक या नक्शा नवीस जो है क्या कर रहा है, इसको देख देख करके इसके ऊपर लिख रहा है। इस चित्र का आकार 10.5 सेंटीमीटर इंटू 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहते हैं। मिनिएचर किसको कहते हैं? ये छोटा है साइज का, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चल करके संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग कर बेचने लगे थे। मैं यहाँ पे एक चीज बताऊंगा यहाँ पे कि औरंगजेब के बारे में आप जानते हैं, कौन नहीं जानता हिंदुस्तान में। औरंगजेब स्वयं नक्शा नवीस भी था। वो कहता था कि हमको अपने काम से ही पैसा जो कमाएंगे उसी खाता था, कहता था यही हलाल है नहीं सच्ची हराम है। तो वो खुद भी क्या कहता था, टोपी भी सिलता था और नकल का भी काम करता था। और औरंगजेब की हस्तलिपि बहुत खूबसूरत थी। कुछ छोटे मोटे लेकिन, ठीक है। अब आगे बढ़ते क्या कहते हैं, लेकिन के आगे आगे वो क्या कह रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। अब इस बात को समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि आज फोटोस्टेट मशीन आपके पास नहीं है। 100 साल पहले हमारे बाप दादा परदादा ने किसी पांडुलिपि को लिया, पहले उन्होंने उसको लिखा। जो परेशानियों का चर्चा मैं कर रहा हूँ कि या तो कुछ पढ़ नहीं पाए या कुछ उन्होंने अंदाज से लिख दिया, ठीक है, जो मूल प्रतिलिपि है। फिर उनके बेटे आए या उनके फॉलोअर आए, उन्होंने भी लिखना शुरू किया तो उनको भी कुछ लगा क्या है तो पढ़ा नहीं जा रहा, पता नहीं क्या था, उन्होंने भी अंदाज से कुछ शब्द डाल दिया। ऐसे करते करते 100-200 साल बीत गए तो जो मूल प्रतिलिपि थी
उसका काफी कुछ अर्थ भी बदल गया और वो शब्द भी काफी बदल गए, तो हूबहू वो चीज हमको प्राप्त नहीं हो पाई। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। अब वो कहते हैं कि भाई कि जो लेटेस्ट आपके पास है उसी को कंसीडर करेंगे कि यही कहा गया है, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि मूल तो गायब है, मूल तो पता ही नहीं क्या था उसमें, मूल तो बदलते 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 ऐसे आ गया। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। अब देखिए, वो कहते हैं कि कई लोगों ने प्रतिलिपि किया, कई लोगों ने उसकी नकल किया, तो इतिहासकार करते क्या हैं कि केवल एक ही पर निर्भर नहीं रहते हैं, उन्होंने सबको इकट्ठा करते हैं, सबको इकट्ठा करने के बाद सबको पढ़ते हैं और देखते हैं काफी चीजें ऐसी हैं जो कि सबने कहा है, इसका मतलब वो सत्य है। कुछ चीजें उनको लगा कि अलग है तो वो घटना क्रम से जोड़ते हैं। मालूम हुआ कि 7 विद्वानों ने लिखा है, 7 में एक ने तो घटना का जिक्र किया लेकिन 6 ने जिक्र नहीं किया है, इसका मतलब वो कपोल कल्पित हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी घटना को 6 ने भी बताया, एक ने नहीं बताया, इसका मतलब कि मोस्ट प्रॉब्ली ये घटना सही है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत पे संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार उसके 2 वर्ष के बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी थी ही नहीं, यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। अब पहले इसको हम देखते हैं ये क्या चीज है। अब देखिए, कहता है लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। क्या कहते हैं, फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक लिपि, अब नस्तलिक लिपि क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है कि नस्तलिक लिपि क्या है। यह बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। बाईं ओर में देखिए ये क्या है, कहते हैं धारावाह करके ऐसे ऐसे करके लिखे जाते हैं, ठीक है, वर्ण जोड़ करके ऐसे, बता कि इनको लिखने की स्टाइल, जैसे कोई चीज़ अगर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है इंग्लिश में तो आप आसानी से नहीं लिख लेंगे, लेकिन अगर वो स्मॉल लेटर में लिखे तो आप ऐसे ऐसे करना लिखना शुरू कर देंगे। तो वो कहते हैं कि नस्तलिक लिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़ करके धारा पर लिखे जाते हैं, ठीक है। फारसी और अरबी के लिए जानकारों के लिए इस तरह की लिपि को पढ़ना आसान होता है। अब दूसरी तरफ कहता है सिक्स्थ लिपि, और अधिक, दूसरी लिपि क्या है, वो दाईं ओर देखिए क्या है, सिक्स्थ लिपि अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। अभी देखिए इसमें तो ऐसा लगा कैसे 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 मोड़ मोड़ कर लिखते गए हैं, कैसे कैसे लिखते गए हैं, ये छोटे में ही कर दिए हैं, लेकिन इन्होंने इसका इसका डेंस कर दिया, काफी सघन कर दिया है, इससे इसका अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। अब एक चीज यहां पर फिर आइए देखिए, अभी हम जियाउद्दीन बर्नी के बारे में बात कर रहे थे आपसे, तो ये है कि जियाउद्दीन बर्नी कौन थे, इनके बारे में मैं बता दूं। ये एक इतिहासकार थे जो कि बलबन के अंतिम शासनकाल, मतलब एक तरह 1286 का आसपास उनका जन्म हुआ था भारत में, ठीक है। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखा है तारीख फिरोज शाही, इसमें इन्होंने 8 सुल्तानों का जिक्र किया है। ये माना कि इसमें नहीं लिखा है, लेकिन मैंने आपको ज्ञान के लिए बता दिया है, जिससे कि बाद में आपको कोई परेशानी न होने पाए। डिटेल स्टडी मैं बाद में करवाऊंगा, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, अब ये पूछा जा सकता है कि 1356 में उन्होंने कुछ और लिखा और 2 वर्ष बाद इन्होंने उसे बदल दिया। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा इतिहासकार जो है केवल 2 वर्षों के बाद जो है अपने ही वृत्तांत को उसने बदल दिया। उसको कुछ लगा होगा कि हमने कुछ या तो गलत लिखा है, या उसने यहाँ की स्थितियों को समझा कुछ और था, कुछ और, ठीक।
नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 और 1750 के बीच के हजार वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के लिए आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। निश्चित रूप से जब चेंजेस काफ़ी होंगे तो इतिहासकार की चुनौती तो होगा कि इसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे क्या किया जाए, हर एक चीज़ को उनको सही रखना भी है। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट। अब देखिए इस कार्यकाल में सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग शुरू हो गया। अब वो लोग प्राकृतिक वर्षा के पर निर्भर नहीं थे। कटाई में चरखे, कटाई के लिए चरखे का प्रयोग हो गया। और युद्ध में आग्नेयास्त्र, बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल भी इस समय आ गया है। इस महाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आया। कहाँ पे आया? देखिए सब बाहर से आए हैं। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और काफी। अब वो कह रहे हैं कि एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, तकनीकी का भी प्रयोग हो रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि रहट आ गया। ठीक है, बता रहे हैं कि रहट के अलावा जो है चरखा भी आ गया, जिससे कि आप जो है धागे निकाल करके क्या करेंगे, कपड़े बना सकते हैं, जैसा गांधी जी क्या करते थे। अच्छा, परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तो अब एक संस्कृतियां दूसरी संस्कृति से मिल रही छोटी छोटी, उनका आदान प्रदान हो रहा है क्योंकि औद्योगिकरण हो रहा है। तो अब आर्थिक स्थिति, सामाजिक सब चीजें यहाँ पे बदलती जा रही हैं। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बढ़ गया था। अक्सर वे अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर यात्राएं करने लगे। इस महाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मजबूत थी। इस काल में जिन समुदायों को, अब देखिए जिस रहट की ओर चर्चा कर रहा है वो ये है, पहले देख लीजिए, यही आपका रहट है जो कि पानी निकालने के लिए कुएं में से इस्तेमाल किया जाता है था। ये रहट तो अभी भी आज आप पा सकते हैं, गाँव के अंदर कई जगह मिल जाएगा। अब कहता क्या है, अब कहता है कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना भी बढ़ गया। आना जाना क्यों बढ़ गया? ये आर्थिक परिवर्तन हो रहा है। देखिए आर्थिक परिवर्तन, औद्योगिक परिवर्तन का परिणाम ये हो रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमने चरखा एक जगह चरखे से कपड़ा बनाया है ना। अब जब कपड़ा बना लिए तो कहाँ ले जाएंगे? कहीं ले जाएंगे बेचने के लिए। ठीक है, हमने कहीं रहट का आविष्कार कर लिया तो लोगों को भी मालूम है, करिए वहाँ तो कुएं से पानी निकाला जा सकता है, इसकी मदद से पानी निकाल सकते हैं, सब कुछ है। मतलब औद्योगिक परिवर्तन भी हो रहा है, तो उससे क्या है कि सामाजिक परिवर्तन भी हो रहा है, आर्थिक परिवर्तन। तो अब क्या है कि नए नए ग्रुप सामने आ रहे हैं, उसकी जो चर्चा कर रहा है। इनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिनका नाम राजपूत अर्थात राजा का पुत्र। राजपूत का तात्पर्य क्या है? राजपूत से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। अब ये कह रहे हैं कि देखिए राजपूत किसको यहाँ पे कहा गया है। राजपूत का तत्व यही था कि जो लोग भी कहते थे कि मैं क्षत्रिय हूँ और मैं युद्ध करना जानता हूँ, मैं योद्धा हूँ, तो उनको सामूहिक रूप से जो कहा किया जाता क्या था, राजपूत कहा गया था। और उन लोगों ने अपने को क्षत्रिय के रूप में परिभाषित किया। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे महाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब वो राजपूत की व्याख्या क्या कर रहे हैं कि इस काल में राजपूत का तात्पर्य केवल क्षत्रिय वर्ण से नहीं रह गया है। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, बहुत ध्यान रखिएगा। इसमें राजपूत वो भी हैं कौन, जो कि सेनापति और सैनिक भी थे,
मतलब जो भी योद्धा है, मतलब क्या है, योद्धा है तो मानते हैं कि राजपूत है, राजपूत मतलब वो क्षत्रिय है, एक दूसरे के उसमें चल रहे हैं। तो मतलब कि यहाँ पर उनका कहने का ये है कि राजपूत या क्षत्रिय से किसी वर्ण को आप परिभाषित नहीं कर सकते। जो भी योद्धा है, जो भी लड़ाकू कार्य कर रहा है, वो क्षत्रिय भी है और वो राजपूत भी है। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के लिए अवसरों का लाभ, राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करना, कौन लोग, मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपि और मुंशियों के काम में करने वाली जाति आदि समूहों ने भी इसका लाभ उठाया। और समूह भी पैदा हो गए इसमें। जब सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं तो कौन कौन से हुए हैं, मराठा, सिख, जाट, अहोम। ठीक है, मराठा आप जानते हैं दक्कन के हैं, सिख जो पंजाब के हैं, जाट जो है दिल्ली के आसपास के हैं, अहोम कहाँ के हैं, अहोम जो है आपके आसाम की तरफ है। लेकिन ये कायस्थ जो हैं, कायस्थ पूरे देश के अंदर फैले हुए थे। क्यों? क्योंकि ये किसी वर्ग को नहीं, किसी वर्ण व्यवस्था को नहीं परिभाषित करते थे। इनका काम था लिपिक और मुंशियों का काम करना। तो ये जो समूह बना वो बन गया कायस्थों का। मध्य काल में ये बहुत आगे गए थे। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका भी बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर के अपना स्थान छोड़ना पड़ा। अब देखिए, अब वो कहता पर्यावास की परिभाषा क्या है। पर्यावास की परिभाषा वो कर रहे हैं कि इसका तात्पर्य क्या है, किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वाले नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से ही है। पर्यावरण यहाँ पर देखिए, पर्यावास है, पर्यावरण नहीं है। तो पर्यावरण की परिभाषा उन्होंने दे दिया है कि इसके अंतर्गत उस क्षेत्र के पर्यावरण, तो आप समझिए पर्यावरण जानते ही हैं, और फिर वहां के लोगों की जो सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली है, मतलब सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण तीनों को मिला दिया जाए तब हम पर्यावास की परिभाषा करते हैं। कुछ नए वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कुछ कृषक बन गए। ठीक है, कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों में प्रभावित होने लगे और बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक के वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। अब क्या कहता है, कहता है किसको कि ये नए क्षेत्रीय समूह, बाजार, मुखिया, इनके वजह प्रभावित करने लगे। ये किसको प्रभावित कर रहे हैं, किसको का नया समूह, वो इनको प्रभावित कर रहे हैं। तो अब ये समाज का एक अंग बन गए। तो इसके वजह से क्या था, इनसे लोग टैक्स वसूलते थे, चाहे मुखिया हो, चाहे पुजारी हो, चाहे मठ है, मंदिरों को भी प्रभावित करते थे। ठीक है, स्थानिक मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। अब कहते क्या है कि या तो ये टैक्स देते थे या कृषक वर्ग को बिना पैसे का काम करना पड़ता था, जिसको बेगार कहते हैं। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी का भी काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बंटने लगे और उनकी पृष्ठभूमि व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिए जाने लगा। अब कह रहे हैं कि अब जातियां उपजातियों में भी बदलने लगी। ठीक है, और उनके अंदर जो है एक भेदभाव पैदा होने लगा, क्योंकि जब उपजातीय जातियां में भी क्या है, कुछ लोग बहुत आगे निकल गए, कुछ लोग बहुत पीछे रह गए। तो एक ही जात में काफी अंतर आने लगा और किसी जात विशेष के सदस्यों के हाथ में कितनी सत्ता, प्रभाव तथा संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर से बदलते रहते थे। एक ही जात का
किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और भी। मतलब क्या है कि एक ही जात किसी अन्य क्षेत्र में बहुत कमजोर भी हो सकती है और कहीं वही जात कहीं पे कमजोर मजबूत भी हो सकती है। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जात के बड़े बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी। अब देखिए वो सभा क्या कहता है कि अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां, मतलब उन जातियों में जितने सदस्य होते थे उन पे कोई कंट्रोल भी करने वाला होना चाहिए, कहीं नियंत्रण होना, मुखिया होना चाहिए ना। तब उसके लिए वो क्या करते थे, इन नियमों का पालन जात के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। जाति पंचायत सभा का नाम क्या है, देखिए जातियों का पंचायत है, सभा में पंचायत होती ही है, विचार विमर्श होता पंचायत ही होता है एक तरह से है। लेकिन वो कहते जो बड़े बुजुर्ग लोग थे उनको ऐसा कमान दे दिया जाता था कि भाई निर्णय आपको करना है, और वो एक सभा होती थी, उसी सभा में इसका निर्णय लिया जाता क्या सही है क्या गलत है, क्या क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर ये किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। कहते क्या है कि अगर देखा जाए तो जैसे एक राजा होता है तो राजा के पास सब कुछ होता था, तो एक राज्य की छोटी इकाई थी, मतलब भले इनके पास सेना नहीं था लेकिन इसके अलावा जो है न्याय प्रणाली भी इनके पास थी, कंट्रोल करने वाले भी लोग थे, और जो उस गांव का सशक्त आदमी या मुखिया होता था वही इनको कंट्रोल करता था। क्षेत्र और समाज, अब देखिए नई चीज आ गई, चोल। अध्याय 2 कोई बात है, अध्याय से कोई मतलब नहीं, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। कहते हैं कि ये जो बड़े बड़े साम्राज्य थे एक तरह से इनके अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266-87 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में एक विशाल साम्राज्य का शासक बनाया गया है। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बलबन हिंदू नहीं था, बलबन हिंदुस्तानी नहीं था, ठीक है, लेकिन इसकी प्रशस्ति संस्कृत भाषा में की गई है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं करिए, या बलबन था तो बलबन का क्यों संस्कृत लिखा जाएगा, अरबी लिखा जाएगा, फारसी लिखा जाएगा, उर्दू कुछ रहा होगा, लेकिन नहीं। इस प्रशस्ति में क्या बताया गया है कि पूर्व में बंगाल, जिसको गौड़ प्रदेश भी कहते थे, से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी गज्जन तक फैला हुआ था। वो लेख करता है इस प्रशस्ति में क्या बताया है कि और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़ आंध्र केरल कर्नाटक महाराष्ट्र गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे, ये अगले पन्ने पर आ जाता है, ठीक है। अभी पहले यहाँ समझ लेते हैं। अब देखिए वो बता क्या रहा है कि उसका राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। पहले राज्य को देखिए, पूर्व में बंगाल गौड़ प्रदेश, पश्चिम में गजनी, और संपूर्ण दक्षिण भारत, गौड़ आंध्र केरल ये शब्द के दक्षिण भारत के है क्षेत्रों में उसकी सेना के आगे। खैर उसको हम आगे देखते क्या है। अब यहां पर देखिए, पहले इसको देख लेते फिर आगे चलते हैं। मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी, मिस्र के कौन लेखक हैं, शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अवसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार, अब देखिए ये मिस्र का है, इसे जिक्र किसका किया है, मोहम्मद तुगलक, भारत हिंदुस्तान के बारे में जिक्र कर रहा है। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के आने वाले प्रांत, उसने चर्चा किया है कि अब देखिए वो कह रहा है कि मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य कितना फैला हुआ था। अब आप गिन सकते हैं, उनका नाम भी उसने ये दिया है, 1 2 3 4 5 6 24, मतलब वो कहता है 24 का उल्लेख किया है मिस्र के उसने इतिहासकार ने कि ये सभी मोहम्मद तुगलक के अधीन आया करते थे। इससे आप समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ से आप चलिए पश्चिमोत्तर से लेकर के पूर्व
पश्चिम, और यहाँ डेक्कन से पूरे मतलब दक्षिण भारत तक मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य फैला हुआ था। और इसकी चर्चा करने वाला कौन है? वो है शिहाबुद्दीन उमरी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे बलबन की सेना के बारे में आगे से हम बात करते हैं, अगले पन्ने पर आते हैं तो मालूम होता है क्या कहता है। पलायन कर जाते थे, कहता है कि जब उसकी सेना बलबन, प्रशस्ति में लिखा है कि जब उसकी सेना आगे बढ़ती थी उस क्षेत्र के लोग भाग जाते थे, खुद ही भाग जाते थे को हो बलबन की सेना का हम सामना नहीं कर सकते हैं। ठीक, इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, ये जानबूझकर इस तरह लिखा गया है, इतना बहादुर बलबन नहीं था। साथ ही वे समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। अब आइए अमीर खुसरो, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि पैरट ऑफ इंडिया। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था, इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। उसने क्या कहा? इस देश के हर क्षेत्र की अलग भाषा है। और उसकी चर्चा कैसे करता है? देखिए, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, उसने किसकी भाषा कहाँ बताया है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, मतलब ये चार भाषाएं कहाँ की थी? दक्षिण कर्नाटक में बोली जाती थी। तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात, मावारी तमिलनाडु, गौड़े बंगाल, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश, और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण ही जानते हैं, आम जनता नहीं। वो बताया कि हर क्षेत्र की अपनी अलग भाषा है, सब कुछ है, लेकिन उसने ये कहा कि लेकिन एक भाषा संस्कृत है जो कि न किसी क्षेत्र की है और न किसी जगह की खास की है। ये सार्वत्रिक भाषा है और उसको बोलने वाले भी सभी लोग नहीं, सिर्फ और सिर्फ मात्र ब्राह्मण इस भाषा का प्रयोग करते हैं और वही जानते भी हैं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची छोड़िए। इसीलिए कहता है भाषाओं की सूची, ये कंपटीशन के हिसाब से सही है। उन भाषाओं के नाम बनाइए, उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है, उनके नाम एक है। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए। इन राज्यों के बीच काफी टकरातें चलती रहती थी। कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में एक फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 अध्याय में तालिका में की तुलना कीजिए। खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक चले। अब वो कह रहे हैं कि क्या है, कई क्षेत्रों में भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, मतलब कि उनकी सीमाएं बन चुकी थी। हर एक राजा शासक जो अपनी सीमाओं को बंद कर लिया था और उनका एक क्षेत्राधिकार निश्चित हो गया था, तो वो उनके क्षेत्र में है। तितर बितर नहीं था कि कभी वो जा रहे हैं वहाँ, कभी नहीं, मतलब सब स्थिर हो गए थे। लेकिन बाद में फिर क्या होता है वो कहते हैं। अब आता है पुराने और नए धर्म। अब उनकी चर्चा कर रहे हैं। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी विलुप्त ही, कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्ति स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। कहने का मतलब है कि दैविक तत्व, कभी कभी आपने सुना कोई कहते हैं मैं तो, हमारे तो दुर्गा जी इष्ट देव हैं, हमारे शंकर भगवान इष्ट देव हैं, हमारे बजरंगबली इष्ट देव हैं।
तो वो क्या है, उनकी वैयक्तिक आस्था है। वो कहते हैं कि भोले बाबा हमारी सब सुन लेते हैं, वो कहते हैं माता रानी हमारी सब सुनती है, ठीक है, वो कहते हैं बजरंगबली हमको सब दुखों से दूर कर देते हैं। ये वैयक्तिक आस्था है। लेकिन सभी जो है वो सनातन हिंदू धर्म के परिवेश में जब बधे होते हैं तो वो क्या हो जाता है, वह सामूहिक स्वरूप हो जाता है। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म, अब आगे देखिए ना, प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। कहते हैं कि जैसे जैसे इनका समाज और संसार बदलता गया, अब इनकी धार्मिक आस्थाएं भी बदल रही हैं। धार्मिक आस्थाओं के बदलने का ही तो परिणाम है कि एक समय मानते हैं कि कोई धर्म नहीं था, जिसको कि हम एक परिभाषा देते सनातन न, जिसका आदि न अंत, लेकिन बाद में कई धर्म आ गए। धर्म कैसे आए, वो सामाजिक व्यवस्थाओं को बदलते बदलते लोगों ने अनेक अनेक चीज़ों को प्रतिपादित किया, जिससे एक नया स्वरूप पैदा होता गया। आज हम जिसे हिंदू कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। राजाओं द्वारा मंदिरों का काफी निर्माण किया गया, पुरोहित के रूप में ब्राह्मणों को विशेष स्थान मिल गया। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे। अब क्या है, कहते क्या कि संस्कृत भाषा का ज्ञान था, इसलिए इनको संरक्षक बना दिया गया। संरक्षक क्यों बनाया गया होगा सोचिए, इसलिए कि जो भी वैदिक साहित्य है वो संस्कृत में ही था। तब ये माना जाता था कि परंपराओं और धर्म को बचा कर कौन रख सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण, क्योंकि वही उनको परिभाषित कर सकते हैं, वही उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसीलिए इनको मान लिया गया कि संरक्षक है। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। अब देखिए संरक्षक की परिभाषा भी है, कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, वो क्या होता है, संरक्षक। यहाँ पे देखिए संरक्षक को उसमें विशेष रूप से परिभाषित कर दिया गया कि संरक्षक मतलब केवल एक ब्राह्मण नहीं है, लेकिन संरक्षक की मुख्य परिभाषा ये है। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया है। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी, जिस तरह पुजारियों के विशद कर्म कांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सकता है। इस विषय में और साथ ही भी दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। कहते क्या इस समय भक्ति परंपरा आ गई, जिसे हम कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि हमें आवश्यक नहीं है कि हम कर्म कांड करेंगे, यज्ञ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, तब हो जाएगा। वो कहते नहीं, भक्ति प्रेम भाव से ईश्वर से करीब पहुँचने की कोशिश करिए, उसकी भक्ति करिए, ईश्वर स्वयं आपके सामने आ जाएगा, ईश्वर से स्वयं जुड़ जाएंगे। यही वह युग था जिसमें कि इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे वह किसी की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। अब देखिए कहते हैं कि अब ये 7वीं शताब्दी में जो विदेशी भारत आए है ना, अप्रवासी और व्यापारी लोग भी आए अरब से, उन लोगों ने जो है इस्लाम का प्रचार प्रसार भारत में किया। अब ये धर्म क्या कहता है उनका, तो इस्लाम में क्या कहा गया है, वो कहते हैं कि अल्लाह सिर्फ एक है, सिर्फ और सिर्फ एक है, और उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये इनकी मान्यता है। वो कहते हैं और कोई देवी देवता नहीं होता है, सिर्फ अल्लाह है। और उनके बारे में व्याख्या किए हैं। कई शासक इस्लाम और उसके सिद्धांत
विद्वान धर्मशास्त्रियों तथा न्यायशास्त्रियों का अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। अब उलेमा कौन होते थे? अब देखिए यहाँ पर उलेमा की परिभाषा भी दी गई, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री, मतलब कि इस्लाम का जो विद्वान है जो कि उनके हिसाब से काम करता है धर्म के इस्लाम के, और उनके न्यायशास्त्र से काम करता है, उनको क्या कहते हैं? उलेमा कहते हैं। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। अब देखिए यहाँ पर शिया और सुन्नी। मोहम्मद साहब कहा जाता है कि मोहम्मद साहब के 3 पुत्र हुए थे, 3 बेटे थे, जैसा कि लिखा हुआ है। 5 बेटियां थी। तो जो उनकी बेटी फातिमा थी, उनकी शादी जो थी, उनका जो निकाह हुआ था हजरत अली के साथ हुआ था, और हजरत अली उनके साथ कई लड़ाइयों में भी गए हुए थे। ठीक है, तो वो उनके दामाद थे। तो मोहम्मद साहब ने किसी को अपना वारिस डिक्लेयर नहीं किया था, किसी को उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया था। तो उनके मरने के बाद जो लोग हजरत अली को मानना शुरू किए वो लोग शिया कहलाए, क्योंकि उन्होंने माना कि इनके अंदर मोहम्मद साहब का ब्लड है, और ये जो बताएंगे वो वास्तव में जो है इस्लाम को सही तरीके से परिभाषित करेंगे। दूसरी तरफ सुन्नी कौन लोग है? वहाँ अरब के खलीफा ने कहा कुछ नहीं, मैं जो हूँ, वहाँ पे कई डायनेस्टी आई, उम्मीदियन कही है, उसको चर्चा नहीं करेंगे। तो जो अरब का खलीफा था उसने कहा नहीं, कुछ नहीं, जो था वो सब खत्म हो गया है, हजरत अली वगैरह कोई कुछ नहीं है, अब जो मैं कह रहा हूँ वही असली इस्लाम है। वो इस्लाम की परिभाषा दूसरे तरीके से करना शुरू कर दिए उन्होंने। तो उनको जो मानने वाले थे वो कौन थे? सुन्नी थे। ठीक है, बहुत लोग तो ये भी समझते हैं कि जो सुन करके इस्लाम स्वीकार किए हैं, एक्सेप्ट किए, उनको सुन्नी कहा था। ऐसा कुछ नहीं। इवन मैंने एक पाकिस्तानी को भी देखा था बोलते हुए, कहा था कि हम लोग तो पहले हिंदू थे लेकिन सुन करके हम लोग मुसलमान बन गए, इसलिए हम सुन्नी हैं। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं। अब देखिए इनके भी कई सिद्धांत हैं, इसके बारे में डिटेल हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं इस्लाम के बारे में, लेकिन इनका जो न्याय सिद्धांत जो भारत में जो लागू किया गया है, माना जाता है, भारतीय मुसलमान मानते हैं, वो है हनफी और शफी। ये आपसे पूछा जा सकता है। कई न्याय सिद्धांत हैं, लेकिन भारत में जो मानने वाले मुसलमान को मानते हैं वो क्या है? वो हनफी और सफ़ी है। कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे इस धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को मिलकर की विभिन्न विविधताएं देखने को मिलती हैं। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। वो कहते हैं कि समय बताता है कि इस समय क्या हुआ है, इस काल में क्या हुआ। उनका समय वो नहीं कि कितना बजकर कितना मिनट हो रहा है, वो कहते हैं कि जिस समय हम एक विशेष परिवर्तन पाते हैं वो एक समय कहलाता है परिवर्तन का युग। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाएगा। अब कहते हैं कि उनके हिसाब से समय वो है जिसमें जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, चाहे वो सामाजिक, चाहे आर्थिक या संस्कृति, उसमें अगर कुछ खास समय के लिए स्थिरता रही, एक लंबे समय के लिए स्थिरता रही है, तो वो उनका काल कहलाता, वो उनका समय कहलाता है। लेकिन अगर वो बार बार बदल रहे हैं तो उसमें उसको काउंट नहीं किया जाएगा। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस भारत के इतिहास के 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे।
आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियां 8वीं या 11वीं शताब्दियों में काफी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को सारे काल मतलब सारे समय को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर कहते हैं कि इतने परिवर्तन आ रहे हैं कि कोई चीज आज शुरू हुई है लेकिन कुछ समाप्त हुई, कुछ आगे भी चली जा रही है। इसलिए इनको एक परिधि में, एक सीमा में बांध करके इनका अध्ययन करना खतरे से खाली नहीं है और वास्तव में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ को माना जाएगा। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। अब देखिए यहाँ पे समय की परिभाषा कर दिया उसने, मध्यकाल पूरी 1000 साल के इतिहास को एक जगह रखा, फिर प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का यह भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया। ये क्या दिखा रहा है? ये सामाजिक स्थिरता को दिखा रहा है, स्टेबिलिटी को शो कर रहा है, शासन की स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। क्योंकि जहाँ स्टेबिलिटी होगी वहीं पर व्यापारी आते हैं। कहते हैं ना कि जैसे योगी जी हमारे क्या कहते हैं कि अब हमारे समाज में गुंडागर्दी खत्म हो गई है ना, हमारे यहाँ माफिया राज खत्म हो गया है, आइए पूंजी निवेश करिए, आइए सब स्थिर सभी व्यापारी। नहीं तो मालूम है कोई कंपनी बना रहा है, फला माफिया ने फोन पहुंचा दिया, कोई पुल बना रहा है, भैया हमारे यहाँ 2 करोड़ पहुंचा दो नहीं तो मार दिए जाओगे, नहीं तो पुल नहीं बनेगा। इस तरह की चीजें समाप्त हो गई। ये स्थिरता आई तो पूंजी निवेश शुरू हुआ, तो व्यापारी भी आना शुरू कर दिए। ठीक है, इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ के सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रिया पर ध्यान देते चले और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डाल करके भी देखें और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। परिवर्तन तो हम लोग बहुत तेजी से देख रहे हैं, उसी की बात कर रहा है। अब देखिए क्या कहता है, एक कल्पना बताता है, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं, किसी भी समय आप एक इतिहासकार हैं। इस अध्याय में उल्लिखित कोई एक विषय आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इतिहास सुनिए और समझाइए कि आपके विचार में उसकी जानकारी हासिल करना क्यों दिलचस्प होगा। अब वही कह रहा है कि हम पढ़ रहे हैं इसको, तो पढ़ने का तात्पर्य क्या है, हम क्या समझाना चाहते हैं, एनसीईआरटी बच्चों को क्या समझाना चाहते हैं, समाज में किस तरह का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। तो वो कहता है कि अगर आप इतिहास का स्वयं को मान लीजिए और उन फैक्ट्स को पढ़िए तो आपको स्वयं चीज़ों को समझ में आ जाएगी। आशा है कि इस अध्याय में जो भी चीज़ें थी, अब कुछ मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताने की कोशिश किया है, आप इसको फॉलो करेंगे। अगले अध्याय में नई चीज़ें आएंगी, उसको हम पढ़ाएंगे। टिल देन बाय बाय।